गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग इसके ग्राफ को डील करेंगे ताकि हमारा समझ में आए कि रेट कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर और हमारा कंसंट्रेशन टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। इस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते किसको है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाए किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो स्पीड है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही ना करे। जैसे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में समझे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन के ऊपर उसका डिपेंडेंसी है कैसा, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो इसमें बोलेंगे जो स्पीड है या रेट ऑफ रिएक्शन वो जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का उसके इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से ये इसके रेट को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब इसका रेट जो है इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कंसंट्रेशन के बढ़ने या घटने का। बात आ रही है समझ में। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जैसे देखो एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। ए हमारा क्या बना रहा है, पी बना रहा है। ए हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। ए हमारा क्या है, बोलो, रिएक्टेंट है। और पी क्या हमारा, प्रोडक्ट है। ठीक, तो बोलेंगे स्पीड अगर इसका हमको लिखना है, यानी कि रेट अगर हमको लिखना है इस रिएक्शन का, तो हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो। तो रेट बराबर के ए का पावर एन। ये तो हम लोग समझे हैं ना रेट लॉ में। किसी भी रिएक्शन का अगर हमको रेट लॉ समझना है तो कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी मिलके सी बना रहा है, तो इसका रेट लॉ हम लिख सकते थे आर इज इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई। ये तो रेट लॉ में हम पढ़े हैं ना। रेट लॉ में क्या पढ़े कि ए का जो भी कॉफिशिएंट, हालांकि यहाँ एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, कॉफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है, कॉफिशिएंट जो नहीं उसके बराबर भी हो सकता है। अगर एक्स और वाई का वैल्यू वही हो जाए जो इसका स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल रिएक्शन। और एक्स और वाई स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम लोग दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए हैं, यहाँ पे एकदम सिंपलेस्ट केस लिए हैं एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, है ना। तो बोलेंगे हम लोग समझते कैसे, रेट लॉ को लिखते कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ ए हमारा पी बना रहा है तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के ए का पावर एन या एक्स, है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलेंगे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करता है रेट लॉ में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी प्रकार हमारा ए अगर पी बना रहा है तो रेट लॉ को कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के ए का पावर एन। यानी कि रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पेसिस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो बोलेंगे सर एन हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलेंगे सर एन रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी चीज को समझते हुए यहां पर हम लोग इस चीज को लिखे हैं ना। तो रेट क्या हो गया इस रिएक्शन के लिए, के ए का पावर एन। एन क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, समझना, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एन का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका मतलब आर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, रेट का वैल्यू। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, के ए का पावर कितना, बोलो बच्चा, जीरो। और हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, के। इसका मतलब रेट का वैल्यू हमको क्या मिला, इसका मतलब रेट का वैल्यू हमको मिल गया के। अब ध्यान समझो, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो यहां से क्या निकल के आया, रेट हमारा कांस्टेंट हो गया। मतलब रेट जब कांस्टेंट है इसका मतलब रेट बदल नहीं रहा है। किसके हिसाब से, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन के चेंज होने पे रेट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि रेट तो हमारा कांस्टेंट है। जैसे y बराबर, फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसको लिख लेना, इसको मिटाते हैं। बोलेंगे सर अगर y बराबर 2 या 5 का हम ग्राफ बनाते हैं, 2 या 3 किसी भी चीज का ग्राफ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये y एक्सिस है हमारा, ठीक, और ये हमारा x एक्सिस है। ये क्या है, y। हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 5 का। तो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके, अगर इधर x एक्सिस है तो बोलेंगे y, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो बोलेंगे y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो बोलेंगे सर एक पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब x का कंसंट्रेशन, मतलब x अगर बदल रहा है 1 2 3 4, तो बोलेंगे y में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, y में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं y हमारा कांस्टेंट है। तो उसी को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं हम लोग अपने इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, है ना। तो बोलेंगे रेट अगर हमारा कांस्टेंट है तो रेट किसी चीज पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो अगर फिलहाल हम कंसंट्रेशन के टर्म में पढ़ रहे हैं, रेट को किसके टर्म में पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म पे, तो बोलेंगे सर कंसंट्रेशन को बदलो या ना बदलो रेट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से यानी कि इस ग्राफ को देखते हुए हम एक ग्राफ इसका बना सकते हैं, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन।
ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आया, R इज इक्वल टू K, मतलब A के इंडिपेंडेंट हो गया। A हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो एक ग्राफ को यहाँ पे हम बनाते हैं, इस ग्राफ को देखते हुए कौन सा बोलेंगे, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ। तो बोलेंगे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बना रहे हैं, इधर कंसंट्रेशन लिए और इधर क्या लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ देखें तो ये हमारा एक कांस्टेंट लाइन होगा, कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन तुम चेंज करते जाओ, रेट का वैल्यू हमेशा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और ये आर का मान कितना होगा, के, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, के बराबर है। बात आ रही है समझ में। हम निगेटिव में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो निगेटिव में लेंगे नहीं। ये ग्राफ तो हमारा निगेटिव पॉजिटिव सब में हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और आगे हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा ग्राफ कांस्टेंट रहा। इसी को हम समझेंगे कि कैसा ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो हमसे ग्राफ में के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ दे देगा कि रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है, तो बताओ ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है। बोलेंगे सर ये हमारा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर। ऑर्डर हम लोग समझते हैं रेट लॉ से, कि a का पावर n को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। अगर n का मान जीरो हो जाए तो जीरो ऑर्डर, n का मान अगर 1 हो जाएगा तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। तो फिलहाल हम लोग अभी किसके ऊपर है, जीरो ऑर्डर के ऊपर है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर में हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ को बना लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन को हम बदल रहे हैं, रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा। बोलेंगे हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसा है जो कि जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, उसमें कंसंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने पे और रेट ऑफ रिएक्शन में कोई प्रभाव नहीं होता है। तो क्या कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है घटता है कि नहीं है, तो बोलेंगे जाहिर सी बात है कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है तो रिएक्टेंट चूंकि कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, तो उसका कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। यानी कि कंसंट्रेशन, और अगर हम बात करें टाइम का ग्राफ, कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, तो बोलेंगे सर कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा। जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बना है। आगे हम लोग को बनाना है किसका, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना, कि कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से कैसे वेरिएशन होगा, कंसंट्रेशन का टाइम के हिसाब से कैसे वेरिएशन होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग इस चीज को। यानी कि पहला ग्राफ कौन सा बना, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अगला ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, मतलब कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखते हैं वर्सेस टाइम का ग्राफ देखना। मतलब कंसंट्रेशन तो घटेगा, ये हम जान रहे हैं, कंसंट्रेशन तो समय के साथ, रिएक्टेंट की अगर बात करें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन कैसा वेरिएशन होता है इसी चीज को यहाँ पे हमको समझना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी हम क्या लिखे, रेट R इज इक्वल टू क्या लिखे, तो बोलेंगे के लिखे, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रिएक्शन हमारा कौन सा था, AP बना रहा था, सिंपलेस्ट रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ रेट लॉ से तो लिख लिया R इज इक्वल टू के, A का पावर 0 इज इक्वल टू के। तो बोलेंगे सर यहाँ A का तो कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 आना चाहिए था ना, तो बोलेंगे नहीं, इस चीज को हम लोग रेट लॉ में पढ़ चुके हैं कि रेट जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये डिपेंड करता है फुल्ली एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जरूरी नहीं कि जो यहाँ कॉफिशिएंट है वही पावर में आ जाए, जो कॉफिशिएंट है वही पावर में आ जाता है तो उसको हम लोग सिंपल रिएक्शन बोलते हैं, और जो कॉफिशिएंट है वो अगर पावर में ना आता है, उसके अलावा कुछ भी आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ A का पावर क्या है, 0, मतलब यहाँ जो कॉफिशिएंट वो पावर में नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन हमारा सिंपल हो, है ना। तो बोलेंगे के A का पावर 0 लिख लिया, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि रेट का वैल्यू क्या हो गया, के हो गया। और जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग रेट को कैसे लिखे थे, इसको देखते हुए बोलेंगे सर माइनस dA/dt लिखे थे कि नहीं लिखे थे, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल हम लोग पहला रिएक्शन में लिखे थे, पहले लेक्चर में A और B मिलकर C बना रहा था, तो इसका रेट कैसे लिखते थे सर, माइनस dA/dt लिखते थे, इज इक्वल टू माइनस dB/dt लिखते थे, इज इक्वल टू प्लस dC/dt लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो रेट को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में भी तो लिख सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो इसीलिए हम क्या लिखे, रेट को A के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग माइनस dA/dt लिख लिए, ठीक है, जो हम लोग सीखे थे। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, और इसको किसके बराबर कर दिए, ये जो अभी रेट लिखे हैं, यानी कि इसको किसके बराबर कर दिए, के बराबर। यानी कि देखो रेट का एक इक्वेशन आ गया R इज इक्वल टू के, और रेट को हम कैसे लिख लिए, माइनस dA/dt, ठीक है। तो ये कैसा इक्वेशन है, बोलेंगे सर ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसा इक्वेशन है, तो बोलेंगे सर ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, dy/dx इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट 2 है, इसको कैसा इक्वेशन बोला जाता है, तो बोलेंगे सर इसको हम लोग
DE बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो DE में dy/dx होता है। इससे अगर हमको y का वैल्यू निकालना है, इससे हमको क्या निकालना है, y का वैल्यू, तो क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाता है, y मिल जाता है और इसका इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c। तो बोलेंगे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको y का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार हमको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। यानी कि हमको समझना है कि कंसंट्रेशन और टाइम में क्या रिलेशन है। जैसे रेट और कंसंट्रेशन में तो समझ चुके हैं ना कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x का रिलेशन है। उसी प्रकार कंसंट्रेशन हमारा टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, घटेगा, ये जाहिर सी बात है, मतलब ये घटेगा, समय के साथ कम होगा कंसंट्रेशन, लेकिन कैसे कम हो रहा है, लीनियरली कम हो रहा है या कर्व में कम हो रहा है, उसी चीज को यहाँ पे समझना है। तो उसके लिए हम क्या लिखे, रेट का वैल्यू k के बराबर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, और रेट को हम लोग समझे थे फर्स्ट लेक्चर में -dA/dt भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे हमको ना कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन चाहिए। जैसे ये dy/dx का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हमको y और x में रिलेशन चाहिए, तो क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, मतलब dx को इस साइड में ले जाकर इंटीग्रेट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dA को इस साइड रहने देते हैं, dt को हम अपने उस साइड में ले जाते हैं, और माइनस इधर था तो इधर कर दिए dt। ये इक्वेशन हमारा बन गया, dA बराबर -k dt। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। इंटीग्रेट करने से हमको क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन का वैल्यू पता चल जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और k चूंकि कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर सकते हैं। अब dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a इज इक्वल टू -kt। अब देखो ध्यान से, चूंकि ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, जब हमारा समय जीरो था, जब हमारा समय क्या था, जब हमारा समय जीरो था, तो a का कंसंट्रेशन किसके बराबर था, तो बोलेंगे सर a0 के बराबर था। इनिशियल कंसंट्रेशन था ना, मतलब देखो जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, जब रिएक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, तो टाइम जब जीरो था तो कंसंट्रेशन कितना था, एकदम इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम a0 मान रहे हैं। तो जब समय जीरो था तो कंसंट्रेशन हमारा कितना था, चलिए उसको थोड़ा सा बड़े करके लिखते हैं ना, तो दिक्कत होगा समझने में। बोलेंगे जब हमारा समय जीरो था, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट हम कर रहे हैं dA इज इक्वल टू -k dt। के कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिए। इसको इनडिफिनिट नहीं, डिफिनिट की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनडिफिनिट, तो हम डिफिनिट यहाँ यूज कर लेते हैं। तो जब समय हमारा जीरो था तो a का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, तो बोलेंगे a0, और जब समय हमारा t पहुंच गया तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, a हो गया। इसको हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक। अब इसको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो dA का इंटीग्रेशन कितना होता है, a होता है ना। अब इसके ऊपर हम क्या बैठाएंगे, लिमिट, लोअर लिमिट a0 से अपर लिमिट क्या है a इज इक्वल टू -k। dA का इंटीग्रेशन a होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, ठीक है। हम लोग जानते हैं dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, तो d के अंदर जो होता है वही यहाँ लिखते हैं। तो d के अंदर क्या है, a है, a का कंसंट्रेशन, तो उसको लिख दिए। लोअर लिमिट है a0, अपर लिमिट है a, उसी प्रकार -k। dt का इंटीग्रेशन होता है t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, ठीक है। तो चलो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि मेरे पास जगह हो ऊपर, तो ऊपर का चीज हम मिटा रहे हैं, इसको वापस से लिख लेना है, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, इसका जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर a आएगा। लोअर लिमिट कितना आया, a0। जैसे कि समझो यहाँ पे अगर हम इनडिफिनिट से ना करके डिफिनिट से करते, या x का मान 0 रहता तो मान लेते हैं y का मान 2 है, और x का मान यहाँ पे 3 हो जाए तो मान लेते हैं y का मान क्या होगा। तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट क्या भरेंगे, y -2, यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट y, यहाँ 2x आएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3। अब इसको भरेंगे ना, y की जगह क्या भरेंगे, y -2, यहाँ 2, x की जगह क्या भरेंगे 3, और लोअर लिमिट 0। तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स है सिंपली, है ना। तो a के जगह क्या भरे, ये भरे अपर लिमिट, और फिर क्या भरे, माइनस करके लोअर लिमिट a0 इज इक्वल टू -k है, अपर लिमिट t भरे, लोअर लिमिट 0 भरे। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, a -a0 इज इक्वल टू कितना हो गया, -kt, ठीक है। a -a0 इज इक्वल टू kt, ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं इस चीज को पूरा, यहाँ पे हमको ग्राफ भी सॉल्व करना है, ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ये हमारा एक रिलेशन आ रहा है धीरे धीरे,
जो कि जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच एक रिलेशन आ रहा है। कंसंट्रेशन और रेट के बीच तो रिलेशन देख लिए थे। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ध्यान से दो चीज हो सकता है। ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस के टी प्लस ए नॉट को इधर लेके चल जाते हैं। तो ये हमारा मेन इक्वेशन बना किसके लिए, तो बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको हम दूसरे शब्द में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हमको निकालना टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, माइनस के को नीचे लेकर के आएंगे ना, ए माइनस ए नॉट बाई माइनस के लाएंगे ना नीचे, टी का वैल्यू ए माइनस ए नॉट बाई माइनस के, अरेंज करेंगे निगेटिव के साथ ऊपर, तो ए नॉट माइनस ए बाई के, ये किसका वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू आ गया। किसके लिए, तो बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। दोनों सेम चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। क्लियर है। तो क्वेश्चन बनाते समय हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, ज़्यादातर इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम इसके ऊपर सब बात करेंगे, क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको भी यूज कर सकते हैं। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, ये क्या कंसंट्रेशन है, ये क्या टाइम है टी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के है, यहाँ पे क्या रेट कांस्टेंट। ध्यान सुनना, ये हमारा क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन बच गया, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, कैसे क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इस इक्वेशन को इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं ना। तो बोलेंगे देखो क्वेश्चन बनाते समय एक चीज का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर इसके जगह क्या भरें। इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन की जगह हम क्या भरेंगे, है ना, तो वहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो हम बोलेंगे ये जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है ना, ये हमेशा लेफ्ट कंसंट्रेशन होता है। लेफ्ट कंसंट्रेशन जो बच गया है, लेफ्ट कंसंट्रेशन उसको हम लोग बोलते हैं जो बच गया है। बोलेंगे कैसे, ध्यान समझो, मान लो ए नॉट का मान 80 है, उसमें से 20 चला गया तो क्या बचा, 60 बचा ना। तो ये बच गया या खत्म होने वाला चीज है, ये बताओ। हम बोलेंगे तो कंसंट्रेशन दो प्रकार से हो सकता है, जो खत्म हो गया वो वाला, या जो बच गया। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं इसी का तो डाउट आता है, जो कंसंट्रेशन खत्म हो गया उसको रखें या जो बच गया उसको रखें। तो बोलेंगे एक बात समझो, ये 80 है, इसका वैल्यू कितना आया 20, तो 80 में से 20 घटाएं कितना आया 60। तो ये 60 क्या है, जो बचा हुआ चीज है वो है ना, या 60 खत्म हो गया वो है, ये बताओ। अगर 60 खत्म हो जाता तो 20 बचता ना। इसका मतलब समझ में आ रही है बात, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये हमेशा क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन लेफ्ट कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट कंसंट्रेशन है। अब ध्यान से सुनो, ये सब बात समझ में आ गया है। ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है, जिसको हम रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी बोलेंगे। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको लिख लेना है। टी क्या है, टाइम, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, इस चीज को यहां पर हम लिख लेते हैं वेयर, यहीं पर लिख लेते हैं, कॉपी में नोट करते समय इसके नीचे लिख लेना है। ए क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात, इस चीज को लिख लेना। अब ध्यान से समझो, ये ग्राफ हमारे पास मतलब एक इक्वेशन आया, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इसका हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसको नोट करो ध्यानपूर्वक। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसके ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ग्राफ को अच्छे से हमको समझना है, ठीक है ना, ग्राफ को हमें अच्छे से समझना है। तो बोलेंगे हमारा इक्वेशन कौन सा आ रहा है, इक्वेशन आया हमारा ए का लेफ्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, इसके ग्राफ को बनाना। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, देखो ध्यान से, y से, इसको कंपेयर करते हैं mx से, और ये तो कांस्टेंट है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है तो कांस्टेंट है। तो y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ, देखो ये बनता कैसे, y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता है। तो बोलेंगे देखो बच्चा, जब x का मान 0 हो तो y का मान, जब x का मान 0 हो तो y का मान क्या आया, c आया, और जब y का मान 0 हुआ तो x का मान कितना हुआ, माइनस सी बाई एम। तो माइनस सी बाई एम, मान लो निगेटिव है तो इधर आ रहा है। तो जब इसको तुम ड्रॉ करोगे, और ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 है तो y का मान क्या आ रहा है, बोलो c आ रहा है, 0, c। और जब y का मान 0 भरोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस सी बाई एम। तो माइनस सी बाई एम कॉमा 0, ये एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बोलेंगे जब दोनों पॉइंट हमको मिल गया तो इसको पकड़ के स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच देते हैं।
अब बोलेंगे डिपेंड करता है सर ये m मेरा पॉजिटिव है या निगेटिव, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा डाउनवर्ड स्लोप इधर की तरफ होता है, और यही अगर हमारा निगेटिव स्लोप रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसको ना थोड़ा सा हम एग्जांपल लेके समझते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ के ऊपर ही हमको सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आया था 2 नंबर, इसको हम यहाँ मान लेते हैं। अब सुनो, y बराबर mx प्लस c का ग्राफ, मतलब देखो ये किस एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे इसको, तो बोलेंगे y एक्सिस पे। टाइम को हम लोग किस पे प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे, है ना। तो बोलेंगे y और x एक्सिस पे हमको ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले y बराबर mx प्लस c का ना कुछ ग्राफ हम बनाते हैं, जैसे बराबर y बराबर x प्लस 1 का हमको ग्राफ बनाना। तो बच्चा कैसे बनाएंगे इसको देखो ध्यान से, 2-3 ग्राफ सीख लेते हैं ताकि इस ग्राफ को बनाने में हमको आसानी होगा। तो बोलेंगे जब x का मान 0 है तो y का मान कितना, 1। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, x का मान 0, y का मान 1। हमेशा x पहले लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। उसी प्रकार जब y का मान 0 हो जाए, y का मान 0 क्यों करते हैं, क्योंकि x एक्सिस, देखो जब भी ग्राफ बनता है ना तो x एक्सिस का एक पॉइंट अगर हमको पता चल जाए, y एक्सिस का एक पॉइंट पता चल जाए, और अगर वो लीनियर ग्राफ है तो हम उस दोनों बिंदु को मिला के ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो x का मान 0 हुआ तो y का मान 1, और y का मान 0 हुआ तो x का मान कितना, -1। तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, 2 पॉइंट हमको मिल गया, दोनों को मिला के जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया y बराबर x प्लस 1। इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो देखो इसका स्लोप हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है। उसी प्रकार अगर हमको बनाना y इज इक्वल टू -x प्लस 1, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, x हम अगर 0 रखें तो y का मान कितना है, 1, यानी कि 0,1, और y का मान अगर 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, 2 बिंदु हमको मिल गया, दोनों को मिला करके हम एक ग्राफ बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। ये किसका ग्राफ बना, y बराबर -x प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, इसका कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट निगेटिव है। तो जब भी निगेटिव होता है, निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये m रिप्रेजेंट करता है सर स्लोप को। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। स्लोप क्या होता है हमारा, tan थीटा। तो बोलेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी ये निगेटिव स्लोप आएगा यानी कि थीटा 90 से बड़ा होगा, और tan 90 हमेशा लेस देन, सॉरी थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब tan थीटा हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो हम कहेंगे जब भी निगेटिव स्लोप का ग्राफ रहेगा तो वो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड ऐसा करके होगा, मतलब किधर झुका हुआ, y एक्सिस के दूर झुका हुआ। और जब भी स्लोप हमारा पॉजिटिव रहेगा तो y एक्सिस से इस साइड झुका रहेगा, है ना, राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड झुका हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम y बराबर mx प्लस c का 2 ग्राफ लिए हैं, जिसके मदद से हमको इस ग्राफ के, इस इक्वेशन के ग्राफ को बनाने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लेना, इसको मिटा करके आगे आ रहे हैं किसके ग्राफ के ऊपर, तो बोलेंगे सर इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ध्यान समझना ये टोटल मैथमेटिक्स है। बोलेंगे y बराबर mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जिसमें ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, c क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलेंगे सर y इंटरसेप्ट, मतलब ये ग्राफ हमारे y एक्सिस पे कहाँ जाके कट करता है, इसको y इंटरसेप्ट बोला जाता है। और ये m क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम इस ग्राफ को बनाते हैं। इस ग्राफ में गौर से समझना थोड़ा बच्चा। बोलेंगे सर ये a क्या है, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन है। a क्या है हमारा, कंसंट्रेशन है, जो कि हम y एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, और t क्या है, टाइम है, जो कि हम x एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। तो बनाएंगे कैसे ग्राफ को, ध्यान से समझो। यहाँ ग्राफ तो हम क्या किए, निगेटिव, मतलब नीचे भी लेके आए, इधर भी लेके गए, और यही अगर पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ, ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ है, अगर निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बनाते तो ऐसे बनाते। मतलब हम कहने का मतलब ये है कि ये ऑरिजिन से पीछे भी लेके जा रहे हैं और ये एक्स एक्सिस के नीचे भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई का ग्राफ बना रहे थे। यहाँ पे कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं ना। तो ग्राफ हमेशा कभी भी हमें जो है टाइम एक्सिस, जैसे ये एक्सिस होगा ना, टाइम एक्सिस है, ये कंसंट्रेशन एक्सिस है, तो मतलब इस जीरो ऑरिजिन के इधर नहीं जा सकता है ये ग्राफ, है ना। इसका क्यों, क्योंकि टाइम तो मेरा कभी भी निगेटिव होगा नहीं, और कंसंट्रेशन भी कभी भी निगेटिव में जाएगा नहीं, मतलब इस टाइम एक्सिस से नीचे तो जा नहीं सकता है। इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो जब समय 0 हो, टी का मान 0 हो, तो ए का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, बोलो A0 के बराबर। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा। जब एक्स का मान 0 हो तो वाई का मान c, उसी प्रकार जब टी का मान 0 हो, टी का मान 0 कहाँ होगा, बोलो टी का मान 0 तो यही एक्सिस पे होगा ना, ऑरिजिन पे। टी का मान 0 तो ए का मान किसके बराबर, तो बोलेंगे सर A0 के बराबर। हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरी बात, हमको किसका बिंदु मिल गया, तो बोलेंगे सर वाई एक्सिस का बिंदु मिल गया। उसी प्रकार एक्स एक्सिस का बिंदु मिल गया, मतलब टाइम एक्सिस पे बिंदु मिल गया, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वाई को 0 करना पड़ता है। तो वाई का वैल्यू 0 करते हैं तो एक्स का मान आ जाता है। तो इसका वैल्यू 0, मतलब कंसंट्रेशन 0 कहाँ होगा, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन यहाँ ए है, तो कंसंट्रेशन 0 हमारा टाइम एक्सिस पर ही होगा। जैसे वाई का मान 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, तो उसी प्रकार कंसंट्रेशन 0 कहाँ होगा, टाइम एक्सिस पे। तो जब इसका मान 0 रखेंगे तो टाइम का वैल्यू आएगा कितना, देखो इसका मान 0 किए तो बराबर -KT + A0 आया ना।
तो के टी को इधर लेके आ जाते हैं तो ए नॉट के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ए नॉट बाई के। इसका मतलब हमको क्या पता चल गया, ये बिंदु पता चल गया जिसको हम लिख लेते हैं ए नॉट बाई के। देखो बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद मिलेगा, इसलिए हम इस ग्राफ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये वो समय है, ध्यान से सुनना, ये टी वो समय है जब हमारा कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। तो एक बिंदु हमको वाई एक्सिस पे मिल गया, एक बिंदु हमको एक्स एक्सिस यानी कि टाइम एक्सिस पे मिल गया, दोनों को मिला देंगे तो हमको ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका डिग्री 1 है। जब भी डिग्री 1 होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ बना, तो बोलेंगे सर ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट का ग्राफ बना। यहाँ पे स्लोप क्या है, तो बोलेंगे इस लाइन का स्लोप है सर माइनस के। स्लोप जब भी निगेटिव होता है तो ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 से ज़्यादा बनता है। बात आ रहा है समझ में क्या ना। और यहाँ से बोलेंगे सर टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, टेन थीटा निगेटिव हो जाएगा। कहानी क्लियर है। देखो ध्यान से इस पे फोकस करते हैं। ये क्या है, ये जो टाइम आया t इज इक्वल टू ए नॉट बाई के, ये कौन टाइम है, कैसा टाइम है, तो बोलेंगे सर ये वो टाइम है जब हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुका होगा। ये वो समय है जब कंसंट्रेशन 0 हो गया होगा रिएक्टेंट का, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100% समाप्त हो गया। इसका मतलब t 100% बोल सकते हैं, वो समय जब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी और कोई भी रिएक्शन बोलेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, तो वो ऐसा रिएक्शन होता है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाता है कभी भी, है ना। कितना भी हम समय को लेके चल जाए, कितना भी देर तक रिएक्शन को छोड़ दें, वो रिएक्शन में कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन ये स्पेशल केस जीरो ऑर्डर में होता है, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, है ना। जेईई या नीट में इसके ऊपर हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आता है। बोलेंगे ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें हमारा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, तो बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पूछेगा उसका टाइम क्या, कितने टाइम में वो कंप्लीट होता है, तो बोलेंगे सर ए नॉट बाई के टाइम में वो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक समझना है। हम लोग 2 ग्राफ समझे थे, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। वो एक कांस्टेंट ग्राफ बना था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम ये कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे बना रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये हमारा क्या है, ए क्या है, इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ निगेटिव स्लोप, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसको बना लेना है और इसके ऊपर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो काफ़ी बात हमें समझ में आएगी। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को नोट करना, कुछ बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे, है ना। कि ये जो ग्राफ बनाए हैं सर हम, ये ग्राफ बनाए स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। बोलेंगे सर अगर यहां से यहां मान लेते हैं कंसंट्रेशन यहां 100 है, ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन मेरा घट के 80 हो गया, ध्यान से समझो, कंसंट्रेशन मेरा घट के 80 हो गया, तो बोलेंगे इसमें कितना समय लगा, तो मान लेते हैं सर यहां से 2 मिनट लगा। कितना मिनट लगा, 2 मिनट। गौर से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या था, जब समय 0 था तो 100 था, मतलब 100 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन को किस में मान लेते हैं, मोल पर लीटर में मान लेते हैं। और कुछ समय के बाद जब समय हमारा 2 मिनट बीत गया तो कंसंट्रेशन घटा ना, तो कंसंट्रेशन कितना पे आ गया, 80 पे आ गया। मतलब कितना खत्म हो गया, 20 मोल पर लीटर, मतलब 20 यूनिट हमारा खत्म हो गया। तो बचा कितना, 80। यहाँ कितना कंसंट्रेशन है, 100 है। यहाँ कितना कंसंट्रेशन है, 80 है। ध्यान समझ में आ रही है। तो ये बचा हुआ कंसंट्रेशन और ये कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में हमको कितना मिनट लगा, 2 मिनट। टाइम को हम किस में ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनट में ले रहे हैं। तो बोलेंगे अगला अगर हमको 80 से 60 पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, बोलो बच्चा 80 से 60 पे पहुंचना है, तो इसमें और कितना समय लग जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अगर हम यहां से 80 पे आए हैं, मतलब 20 मोल पर लीटर हमारा कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गया है, तो अगला फिर से 20 मोल पर लीटर कंज्यूम होने में कितना समय लग जाएगा। तो देखो ध्यान से इस बात को हम समझते हैं। सिमिलर ट्रायंगल है, देखो ये एंगल जितना है वो भी इतना ही एंगल है और ये भी हमारा इतना ही एंगल है। अगर इसको हम थीटा बोले तो ये जितना एंगल है ये भी एंगल उतना ही, ये भी एंगल इतना ही, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो अब बात को समझो, अगर ये जितना है, समझ में आ रहा है, सिमिलर ट्रायंगल को देखा जाए तो ये रेशियो इसका बटे में इतना कर लें तो क्या ये बटे इतना निकल जाएगा। बात को समझो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे कुछ समझते हैं जिसका हम लोग यूज न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को पूरा लिख लेना है। हम आगे इसके बढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को अगर बहुत जल्दी सॉल्व करना है ना, बहुत जल्दी सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इस चीज का हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जगह क्लियर हो गया हमारा। अब समझते हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास 2 ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से 2 ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर।
ये 100 वाला पॉइंट है, थोड़ा सा लेंथ वाइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समझना है चीज क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे 100 लिखा हुआ, यहाँ 80 लिखा हुआ, यहाँ पे 60 लिखा हुआ, ठीक। यहाँ 0 मतलब टाइम पे देखें तो ये कितना टाइम के हिसाब से, ये पूरा करो ना, पूरा बनाइए लेते हैं इसको, यहाँ फ्रेश हो जाएगा, पूरा बना लेते हैं इस ग्राफ को ताकि मेरा चीज क्लियर हो जाए वापस से। ये 100 है, ये 80 है, यहाँ पे 7। देखो ये लेंथ वाइज ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि ये मालूम है 60 नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही होगा। फिर भी हम एक अप्रॉक्स यहाँ बना रहे हैं। यहाँ आए 2, यहाँ आ गया, ये हमको निकालना है कि कितना समय, जैसे यहाँ से यहाँ 100 से 80 आने में अगर हमको यहाँ पहुँचे तो 2 मिनट लगा ना, तो 80 से 100 आने में कितना समय लग जाएगा, मतलब ये टाइम कितना होगा, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये हमको पता करना है। तो ध्यान से समझा, सिमिलर ट्रायंगल का हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अब बोलेंगे ध्यान समझो, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको हम ए नाम दिए, इसको बी नाम दिए, इसको सी नाम दिए, इसको डी नाम दिए, इसको ई नाम दिए, ठीक है, इसको एफ नाम दिए। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल अगर ए डी और बी की यूज़ करें, ये हमारा सिमिलर है किसके, बोलो, ट्रायंगल बी एफ और सी के, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें ए डी अपॉन में ये लेंथ अगर हम ले लें, कौन सा, बी एफ, तो ये किसके बराबर होगा, बोलो। अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ ये अपॉन ये ले रहे हैं, तो क्या हम ये लेंथ DB अपॉन में FC ले सकते हैं। ध्यान समझना, हम कौन कौन ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ADB ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ADB, और अगला किसको, BFC को कंसीडर कर रहे हैं। दोनों सिमिलर है ना, सिमिलर कैसे, एंगल सेम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल सेम है, और ये भी एंगल सेम है हमारा, तो एंगल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल हमारा सेम हो गया, सिमिलर हो गया। तो ये AD ले रहे हैं, अपॉन में कौन सा रेशियो ले रहे हैं, BF का रेशियो ले रहे हैं, इज इक्वल टू ये लेंथ अपॉन में ये लेंथ, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक AD का वैल्यू मेरे पास है कितना, तो बोलेंगे सर 20 है। अगला 80 से 60 है, फिर कितना हो गया, 20 हो गया। DB का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक 2 है ना, यहां से यहां तक कितना है, 2 है। तो FC हमको निकालना था, यही तो हमको निकालना था FC। तो यहां से FC का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू भी मेरा कितना आ गया, टाइम बोलो 2 ही तो आ गया, यानी कि ये पहले 2 था, ये कितना हो गया, 4। तो यहां से हमको कुछ बात पता चल रहा है ना, कि बोलेंगे सर ये जो ग्राफ आया है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इससे हम एक बात पता कर रहे हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन अगर कंज्यूम हो रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ 100 से 80 आने में अगर 2 मिनट लग रहा है, तो अगला 80 से 60 आने में कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट। फिर अगर हम 60 से किस पे चले जाए, बोलो बच्चा, 60 से किस पे चले जाए, 60 से हम चले जाए 40 पे, तो बोलेंगे अगला यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। फिर से कौन सा ट्रायंगल, देखो फिर से कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला कंसीडर, इसको सी माने हैं, EF मान लिए थे, इसको G मान लेते हैं, और इसको H मान लेते हैं, ठीक है, CGH है ना। तो अगला ट्रायंगल ये भी तो सिमिलर है, CG और H। तो देखो ध्यान से, अगर हमको निकालना है कौन सा, बोलेंगे सर ये लेंथ GH का लेंथ निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं, AD और CG का रेशियो ले लेते हैं अपॉन में, ये वाला रेशियो कौन सा लिए हैं, FC अपॉन में GH का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमको DB पता चल चुका है ना, DB। अब इस दोनों को अगर हम लें तो DB हमको कितना पता है, बोलो, DB का वैल्यू कितना पता है, बोलो 2 पता है, यहां पे निकालें तो DB का वैल्यू 2 पता है, ठीक। FC का वैल्यू भी अभी हमको पता चल गया ना, FC का वैल्यू यहां से कितना आया, 2 पता आया, तो FC का वैल्यू 2 है। CG कहां गया, CG का वैल्यू कितना है, बोलो, CG का वैल्यू कितना आया, 40 घटा 60 घटा तो 20 हुआ। हमको निकालना क्या, GH निकालना है, ठीक है। कुछ गलती लिख दी है क्या, देखो DB का वैल्यू 2 है हमारा, AD, अच्छा रुको, AD ले रहे थे, AD अपॉन में BF, ठीक है। तो AD BF और किसका ले लेते हैं, CG का ले लेते हैं। तो ये लेंथ कितना हुआ, CG गलती लिखे, रुको, CG का वैल्यू हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो CG का वैल्यू कितना हो गया, C और G, इसका वैल्यू हुआ 20, ठीक है। GH का वैल्यू कितना है, बोलो, GH हमको निकालना है ना, ये GH हमको निकालना है, ठीक, इज इक्वल टू DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू 2 है, ठीक है। और क्या है, बोलो, FC
GH का वैल्यू 20 कैसे आ जा रहा है, हमको GH निकालना है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल मानते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल जैसे AD और DB लिए थे ना, AD बटे DB, AD लिए ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या लिए BF लिए, ठीक है, और नीचे क्या लिए DB और FC का रेशियो लिए। उसी प्रकार यहाँ ले रहे हैं CG अपॉन में किसका रेशियो ले रहे हैं, GH का रेशियो ले रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो क्या आ रहा है बोलो, तो बोलेंगे सर अच्छा ये गलती लिख दिया DB, रुको एक काम करते हैं, FC का वैल्यू मेरा 2 आ गया था ना। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं कोई सा, चलो फिर से कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल हम वापस से कंसीडर करते हैं, कोई भी, देखो हो जाएगा। बोलेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, कोई सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सर मेरा BFC ट्रायंगल सिमिलर है किसके, CGH के। तो बोलेंगे BFC में देखो ये रेशियो कितना है, BF है, BF का जितना होगा वही ये वही सिमिलरिटी से हम कर सकते हैं अपॉन में क्या, CG इज इक्वल टू, ये लेंथ हमको मालूम पड़ चुका है ना FC, और हमको क्या निकालना है, GH निकालना है। क्या निकालना है बोलो, GH, हमको यही फाइंड आउट करना है। तो BF का वैल्यू कितना आया, तो बोलेंगे सर BF का वैल्यू कितना है, 80 घटा 60 तो 20 आया। CG का वैल्यू कितना होगा, CG का वैल्यू, तो बोलेंगे सर 60 घटा 40 तो ये भी 20 आया। उसी प्रकार FC का वैल्यू कितना है, तो FC का वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं, GH का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ से GH का वैल्यू कितना है, ये 20 कट जाएगा तो 2, तो यानी कि ये वैल्यू भी हमारा 2 निकल के आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये अगला 2 आएगा तो कितना, 6 आएगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आया कि सर जो भी इक्वल इंटरवल हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर 100 से 80 आ रहा है, उसमें अगर हमको 2 मिनट लग रहा है तो 80 से 60 आने में कितना मिनट लगेगा, अगला 2। फिर बोलेंगे सर 60 से 40 आने में कितना लगेगा, अगला 2। ये बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे इसी मुताबिक हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यूनिटरी मेथड फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो हो रहा है बोलो, यूनिटरी मेथड फॉलो हो रहा है, मतलब एक एक नियम फॉलो हो रहा है। तो इसके ऊपर जब हम सवाल के ऊपर लगाएंगे तो यहाँ से हमको एक बहुत बड़ा बात पता चलेगा, ताकि इससे हम सवाल को, कोई भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ कितना लग गया, तो बोलेंगे सर 6 मिनट का समय लग गया। कितना मिनट का समय लग गया यहाँ से आने पर, तो बोलेंगे सर 6 मिनट का समय लग गया। कहानी क्लियर है, तो चलो इस चीज को नोट करना है। जल्दी से हम आते हैं इसी इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन को लेकर के, ताकि हमारा चीज अच्छे से क्लियर हो पाए। उसको बहुत डिटेल में समझेंगे, ग्राफिकली भी समझेंगे, और हम अपने ये जो इक्वेशन बनाए इसके रूप में भी समझेंगे, इसके मदद से भी समझेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इस चीज को हम लोग। देखो ध्यान से, अस्थिरता के साथ समझते हैं। इस ग्राफ को यहाँ पे मिटा रहे हैं, वापस से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पे हम लोग फिर से कंसीडर करेंगे और समझेंगे वहाँ पे एक एक टर्म को, टर्म हमारा कहता क्या है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for a zero order reaction, if 20% of the reaction gets completed in 3 minutes, then find the time in which, then find the time in which 50% of the 60% of the, for a zero order reaction, if 20% of the reaction gets completed in 3 minutes, then find the time in which 60% of the reaction gets completed. गहराई से समझना क्या बोल रहा है यहाँ पर। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले बता दिया, अगर 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 3 मिनट लग रहा है, तो 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, टी का मान हम लिख सकते हैं A0 माइनस A/K। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, थोड़ा इंक डाल लेते हैं पेन में। टी का मान कितना लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर A0 माइनस A/K लिख सकते हैं हम। ये हमारा फॉर्मूला यूज किए थे किसके लिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, क्योंकि यहाँ पे हमको टाइम निकालना है ना। और 20% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या हो रहा है कि 80% रिएक्शन अभी हमारा बचा हुआ है। यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मान लें, देखो 100 मान के बनाना बहुत आसान होता है रिएक्शन को। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मान लेंगे तो बहुत आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, बनाने के लिए तो बहुत तरीके से बना सकते हैं।
तो लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में जब भी आएगा तो हम करेंगे लेट इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा कितना है 100 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते क्या, ए हमारा क्या होता है बोलो, ये जो ए होता है ये क्या होता है, लेफ्ट कंसंट्रेशन होता है ना, वो कंसंट्रेशन जो बच गया है। तो ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं 20% ऑफ द रिएक्शन, तो टी 20% लिख लेते हैं, ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 3 मिनट, है ना। तो ध्यान सुनो, ए नॉट को हम 100 मान रहे हैं, ये ए क्या, लेफ्ट कंसंट्रेशन जो बच गया। अब देखो ध्यान से, अगर 20% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना, 80 बचेगा कि नहीं बचेगा। ध्यान सुनना, अगर 20% रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना, 80। 100% था, उसमें से 20% खत्म हो गया तो बचा कितना, 80 अपॉन में के हमको मालूम नहीं तो के को के ही मान लेते हैं। तो कितना आया सॉल्व करके, तो बोलेंगे सर 20/k, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक। हमको निकालना क्या है, टाइम इन विच 60% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, हमको टी 60% का वैल्यू निकालना है। मतलब देखो ये परसेंट क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कितना परसेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, कितना परसेंट रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे ए नॉट यहाँ पे कितना हो गया 100, ए का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से 60% अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 40% अपॉन में के, तो कितना आ गया 60 अपॉन में के। देखो ध्यान से एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, है ना। यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनेगा कि जब भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूज करते हैं तो यहाँ जो रहता है वही यहाँ पे आता है, ऊपर में वही आता है, नीचे में के। यहाँ 60% है तो कितना है 60/k, यहाँ 100% रहेगा तो यहाँ 100/k, यहाँ 90% रहेगा तो 90/k, यहाँ 40% रहेगा तो 40/k। क्लियर है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। चलो अब हम क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, बोलेंगे सर टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 60% और टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 20% हमको दिया हुआ है। तो 60% का टाइम कितना है 60/k और 20% का कितना है 20/k, तो कट गया तो कितना आया 3 आया। तो t 60% अगर हमको निकालना, 3 टाइम्स ऑफ t 20% हुआ कि नहीं हुआ, और 3 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 9 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा 9 मिनट। समझ में आ रही है बात। इसको ना पहले हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। क्या समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। जो ग्राफ अभी बनाए थे वो जो सिमिलर ट्रायंगल वाला हम लोग कर रहे थे उसको समझते हैं। वो करने के बाद ना फिर यहाँ जो अभी हम एक चीज पे गौर किए थे ना कि 20% रहे तो 20 हो जाएगा, 60% रहे तो 60 हो जाएगा, इसका भी यूज करके हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहे हैं और बाकी ग्राफिकली सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी जीरो ऑर्डर के ऊपर सवाल आता है टाइम और कंसंट्रेशन, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं A0 - A/K। ठीक है, चलो ग्राफिकली सवाल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या मतलब होता है 20%, 60%। तो देखो इधर हम टाइम बनाते हैं और इधर किसका एक्सिस बनाते हैं, तो बोलेंगे सर कंसंट्रेशन का एक्सिस बनाते हैं। देखो मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा कितना है 100 है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मानने पे आसानी होता है, हम कुछ भी मान सकते हैं, A0 रख के ही बना सकते हैं। और हमको मालूम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ ऐसा होता है। अब सुनना, 20% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 3 मिनट, यानी कि समझो 100 लिए हम, उसमें 20% कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना 80 बचा कि नहीं बचा। समझना, यहां से यहां तक का लेंथ कितना 100, उसमें 20% खत्म हो गया तो 80 बचा। और ये 20% खत्म होने में समय कितना लग रहा है बोलो बाबू, तो बोलेंगे सर समय हमको 3 मिनट लग रहा है। ये जीरो है तो यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट लग रहा है। तो बोलेंगे सर हमको 60% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, मतलब 60% रिएक्शन, ये वैल्यू देखो खत्म होने वाला क्वांटिटी कौन है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो बचा कौन, यही बचा ना। समझ आ रहा है, तो 60% नहीं गलती लिख ली है, बोलेंगे ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम इन विच 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। तो 60% जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 40 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कितना बोलो 40 बचेगा। तो हमको वो समय निकालना, मतलब यहाँ पे जो टाइम आएगा उसको फाइंड आउट करना है। कहानी क्लियर, देखो गहराई से समझना। बोलेंगे 20% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट अगर हो रहा है तो बचा कितना है 80, मतलब हमेशा हम लोग यहाँ से ना बात करते हैं, ग्राफ जब भी बनाते हैं, जब भी कभी भी ध्यान से सुनो, हम एक्स वाई का ग्राफ मान लो बना रहे हैं, यहाँ वाई है यहाँ एक्स है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, यहाँ पे लिख रहे हैं 3, है ना। तो ये 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है ना, इसी को 3 बोलते हैं ना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बोलेंगे अगर 20% कंज्यूम हुआ तो बचा कितना 80, और यहाँ 60% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना यहाँ 40। तो बोलेंगे जब 80% यानी कि 20% रिएक्शन को होने में 3 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3, तो बोलेंगे जब हमारा 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा जो 40, उसमें कितना समय लगेगा, यही टाइम को हमको फाइंड आउट करना। तो बोलेंगे फिर से वही नियम, हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, बोलेंगे कोई सा ले लो, ये वाला ले लो, ये छोटा ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। या बोलेंगे सर ये बड़ा वाला ट्रायंगल कौन, ये वाला, देखो इसको नाम देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला
भाई बड़ा वाला, तो हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन ले रहे हैं, सिमिलर ले रहे हैं ए ई सी के, है ना, ट्रायंगल ए सी। तो बोलेंगे ए डी बी में हम कौन सा लेंथ ले रहे हैं, देखो ध्यान से, ए डी अपॉन में कौन सा कर रहे हैं बोलो, इस ट्रायंगल के लिए ए ई इज इक्वल टू, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है बोलो, डी बी है। तो पहले देखो छोटे वाले ट्रायंगल का हम परपेंडिकुलर ले लिए, और बड़े वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का क्या ले लिए, इसका भी परपेंडिकुलर हाइट ले लिए। अगला हम क्या ले रहे हैं, इसका बेस ले रहे हैं, तो इसका भी बेस लेंगे अपॉन में EC। हमको निकालना क्या है, टाइम, वो टाइम जिसमें हमारा 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो 40 बचेगा ना, है ना। तो ये टाइम हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो AD का वैल्यू कितना हो गया, तो 80 में से 100 में से 80 चला गया 20। AE का वैल्यू कितना हो गया, AE, तो बोलेंगे 100 में से ये 40 चला गया 60, इज इक्वल टू DB का वैल्यू कितना है, DB का वैल्यू 3 है, तो EC का वैल्यू निकालना है। तो क्या यहाँ EC का वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल देंगे, बोलेंगे 20 तिया 60, ये 3 इधर जाएगा, तो 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9 मिनट। देखो इस नियम को फॉलो करो, हो सकता है थोड़ा समझने में समय लगे, लेकिन बहुत जबरदस्त नियम है। इससे कोई भी सवाल को ना हमको बिना फॉर्मूला को रटे काम बन जाएगा ना, बिना किसी फॉर्मूला को रटे हुए, वो वाला जो फॉर्मूला लगा रहे थे उसको बिना रटे ये सवाल हमारा बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल लगाओ सवाल बन जाएगा। ये भी सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं, ये छोटा वाला है, इसमें क्या करना पड़ता है, T-3 लिखना पड़ता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको कितना लग जाएगा समय, तो बोलेंगे सर 6 मिनट लग जाएगा। ये 3 मिनट था, यहाँ से यहाँ तक कितना, 3 मिनट, टोटल 9 मिनट लगा, तो ये मिनट 6 मिनट लग गया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर 80% मतलब 20% कंज्यूम हुआ था, है ना, अब अगला कितना हो रहा है बोलो, अगला 40% कंज्यूम हो रहा है ना, 80 से 40 पे आ रहा है, 40% कंज्यूम। तो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि अगर पहला 20% कंज्यूम होने में 3 मिनट लग रहा है, तो वहां से और 40% कंज्यूम होने में कितना समय लगेगा, तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये ट्रायंगल से तो हम ढेर प्रकार के सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसी में फिर से हम इसी सवाल को वापस से लेते हैं और यही वाला फॉर्मूला आके फिर से समझेंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल सबसे फेवरेट होता है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से समझो, फिर से करते हैं इस टाइप के सवाल को हम लोग। बोले क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इफ 75% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 9 मिनट, देन फाइंड द टाइम इन विच 25% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। देखो ये यूनिटरी मेथड को फॉलो करता है, शॉर्टकट लगा के भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम पहले कहेंगे अपना फॉर्मूला लगाओ, A इज इक्वल टू, या वो वाला T इज इक्वल टू A0 माइनस A/K वाला फॉर्मूला, है ना। अब समझना क्या हो रहा है कहानी। हम बोलेंगे 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 9 मिनट का समय लग रहा है, तो T 75% कंप्लीट हो रहा है। हम क्या मान लेते हैं, A0 को मान लेते हैं शुरुआत का 100, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो दिया नहीं है कुछ, तो लेट A0 बराबर हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं कि शुरुआत का कंसंट्रेशन 100 मोल पर लीटर था। 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या, 100 में से कितना खपत हो गया, है ना। 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कितना खत्म हो गया, 100 में से 75 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 25। तो वही तो हम समझते हैं, ये कितना होता है इनिशियल 100 में से कितना खत्म हो गया, देखो 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो 75 यूनिट खत्म हो गया, तो बचा कितना, 25 अपॉन में K। देखो ध्यान से इसको घटाओगे तो 75 अपॉन K ही आएगा, इक्वेशन नंबर 1। वही हम समझाने चाह रहे हैं, जब हम शॉर्टकट लगाएंगे, मतलब बोलेंगे तुरंत देख के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ जो रहता है 75%, तो बोलेंगे 75/K ही आता है। अगला बोल रहे हैं 25%, तो 25% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा उसमें कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे जब 25% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो बोलेंगे कितना खत्म हुआ होगा, 100 में से 25, तो बचा कितना होगा, ये लेफ्ट कंसंट्रेशन होता है ना, ये हमेशा लेफ्ट कंसंट्रेशन जो बच गया है, तो कितना होगा, 75 बच गया होगा, 75 अपॉन में K, तो घटेगा कितना, 25/K। ठीक, अब हम बोलेंगे डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दो, तो T 25% हमको निकालना, T 75% दिया हुआ है, 25% का वैल्यू कितना, 25 अपॉन K, 75% का वैल्यू कितना, इतना, तो 1/3 आ गया। तो यहाँ से T 25% का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, तो 1/3 इंटू T 75%, T 1/3 हम कर दिया, 75% वैल्यू कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है, तो 3 से काट देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 3 मिनट। देखो इस सवाल को हम देख के भी बना सकते थे ना, देखो अगर बहुत ज़्यादा जब दिमाग हमारा चलने लगेगा तो बोलेंगे 75% कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 9 मिनट, तो बोलेंगे 25% कंप्लीट कितना, तो बोलेंगे देखो यूनिटरी मेथड को फॉलो कर रहा है ना, 75% को अगर करेगा 9 मिनट, ठीक है, तो बोलेंगे इसका
50% निकालो, ठीक है। जैसे 75% में 9 मिनट लग रहा है, तो 50% में कितना लगेगा? 6 मिनट। उसका और आधा कर दो, मतलब उससे और 25% कम कर दो, तो 25% में कितना हो जाएगा? 3 मिनट। मतलब 3-3 मिनट करके, तो बोलेंगे 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना लग जाएगा? बोलेंगे 12 मिनट लग जाएगा। समझे बात को? देखो ध्यान से, अगर बोलेंगे ऐसे समझो, ये 0 है और ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 25% कम, देखो ऐसे समझो, यहाँ 25% कंप्लीट हो रहा है, यहाँ 75% कम, ये 50%, और यहाँ क्या हो रहा है? 75%। बोलेंगे अगर 75% में कितना समय लग रहा है? तो 9 मिनट। अब देखो ध्यान से, हमको मालूम है ना, इक्वल कंसंट्रेशन कंज्यूम होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी को तो हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वल कंसंट्रेशन कंज्यूम होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बोलेंगे 75 में अगर 9 होगा, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो उससे 25 कम करो, मतलब इसको कितना में बांट रहे हैं? देखो 75 को अगर 25 कम किए, फिर 25 कम किए, मतलब देखो 1:1:1 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले 1, ये फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3। तो बोलेंगे यहां से यहां तक अगर 9 लगा तो इसमें कितना लगेगा? तो बोलेंगे सर 4.5 लगेगा कि नहीं? 50 में कितना लगेगा? 4.5। ऐसे भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक कितना लगेगा? नहीं, 4.5 नहीं लगेगा। अगर ये देखो ध्यान से, यहां से यहां तक 9 है टोटल, ठीक है, तो ये 3-3 में बटेगा कि नहीं बटेगा? बोलेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो बोलेंगे 50% में कितना हो जाएगा? 3-3 6 मिनट हो जाएगा। 25% में कितना हो जाएगा? ये 3 मिनट हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 75% का आधा अगर करना है, जो कि 37.5% होगा, तब उसमें 4.5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो बोलेंगे ये 3 मिनट हो गया, ये 3 मिनट हो जाएगा, ये 3 मिनट, तो अगला कितना लगेगा? ये भी 3 मिनट। यानी कि 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग जाएगा? बोलो बाबू। तो बोलेंगे सर 12 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल को लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल से इस सवाल को करते हैं। तो बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल में इतना झमेला नहीं करेंगे हम लोग, बोलेंगे इस तरह भी समझेंगे। देखो यूनिटरी मेथड को ऐसे भी समझेंगे, जो वहां पे किए 50% 25%, ये तरह से भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो हम बोलेंगे फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मान लेते हैं, ठीक, और ग्राफ हमको मालूम है लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक। कितना कंप्लीट हो रहा है? 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 9 मिनट में। तो देखो ध्यान से, 75% कम, यहाँ कितना है? टोटल 100 है, उसमें से 75% कंप्लीट हो रहा है, तो बचेगा कितना? 25। समझ आ रहा है कि नहीं यार? बचेगा कितना? 25 बचेगा। मतलब यहाँ से यहाँ आने पे 75% मेरा कंप्लीट हो रहा है, तो बच कितना गया? बोलो 25। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हुआ? 25, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना था? 100। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है? तो बोलेंगे सर 9 मिनट लग रहा है, ये टाइम है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सर 25% रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना है, यानी कि 25% रिएक्शन ही हो, कंप्लीट हो, तो बचेगा कितना? तो बोलेंगे सर ये वैल्यू 75 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? हम बोलेंगे सर 25% रिएक्शन ही कंप्लीट अगर हो तो बचा कितना? यहाँ से यहाँ तक 50। तो बोलेंगे सर 25% जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो बोलेंगे उसमें कितना समय लगेगा? मतलब ये वाला समय हमको निकालना है। क्या कहानी समझ में आ रही है? जब बोलेंगे सर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मतलब समझो शुरुआत में 100 था, 75% हो गया, यानी कि कितना बचा? 25। तो इसमें लगा 9 मिनट। तो अब बोलेंगे सर जब 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 25% मतलब इतना ही कम कंप्लीट हो रहा है, तो बचा यहाँ से यहाँ तक कितना? 75 बचा। तो बोलेंगे हमको कौन सा टाइम निकालना है? ये टाइम निकालना है। तो बोलेंगे कौन सा ट्रायंगल के यूज़ कर लें? बोलेंगे सर ये छोटा वाला कर लेते हैं और ये बड़ा वाला कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो छोटा वाला में अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, यहाँ डी लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं। तो बोलेंगे AD अपॉन में AC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? छोटा वाला ट्रायंगल का बेस DB अपॉन में EC। अब सुनो AD का मान कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल में 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में, यानी कि 25% हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना? 100 में से कितना खत्म हो गया? 25। तो इसको लिखेंगे 25, ये लेंथ हुआ ना 25। AC का मान कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर ओह AC कहाँ से आ गया? AD अपॉन में AE ना, छोटा वाला ट्रायंगल अपॉन में बड़ा वाला ट्रायंगल AE है ना। अब AE का लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? तो बोलेंगे 75, ये 25 बचा तो ये हो जाएगा 75।
इज इक्वल टू डी बी, ये हमको टाइम निकालना, और ई सी दिया हुआ 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे यहाँ से टी का वैल्यू निकालना, क्या करेंगे 25/75 इंटू 9, 25 दिया 75 3 से, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 मिनट का समय इसमें हमको लग जाएगा। कहानी क्लियर है? इसको बढ़िया से समझना है कैसे कैसे बना रहे हैं। बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि 75% अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है तो बचता है 25, और 25% कंप्लीट होता है तो बचता है 75। तो बोलेंगे जैसे मर्जी वैसे बनाओ, ये 100 है, यहाँ से यहाँ तक 75, तो इस ट्रायंगल में ये लेंथ कितना होगा 25 होगा ना, तो वही हम लिखें। ए का लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक 25 है तो यहाँ से यहाँ तक 75 होगा, उसको भर दिए। ये समय दिया, ये समय हमको निकालना है, तो बोलेंगे टाइम का मान कितना हो जाएगा 3 मिनट। समझ में आया बात? तो ऐसे करके भी सवाल को हम बना सकते हैं। कहानी क्लियर हो रही है? तो चलो इसके बाद हम उस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं जो इससे पहले हम समझे थे ना, उस शॉर्टकट को यूज़ करके इस ऑर्डर के रिएक्शन को हम समझते हैं कि शॉर्टकट लगा के हम कैसे भी किसी सवाल को तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हमारा यही आंसर आएगा। तो हम बोलेंगे क्या करना है, देखो ध्यान से, हमको निकालना कितना है 25% का निकालना है। तो हम समझे थे ना 25% का मान क्या होता है 25/K, और टी 75% दिया हुआ था, उसका मान क्या था 75/K। हम लोग समझे थे वहाँ पे, जब हम लोग इससे पहले थोड़ी देर पहले देखे थे कि जो भी यहाँ परसेंट लेते हैं वही ऊपर में उतना होता है अपन में के, और जो यहाँ परसेंट लेते हैं ऊपर में उतना अपन में के। ठीक, तो बोले हमको निकालना क्या, टी 25% निकालना है, बटे में टी 75% करेंगे। 25% का मान कितना है 25/K, 75% का मान क्या है 75/K। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, K से K उड़ गया, 25/75 यानी कि 1/3 हुआ, और हमको निकालना टी 25%, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू टी 75%, तो कितना हो जाएगा 75% का मान हमको दिया हुआ 9 इंटू 1/3 यानी कि 3 मिनट। तो बोलेंगे इस तरह से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। फॉर एग्जांपल इस बात को समझना है, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको वापस से हम एक बार रिपीट करते हैं ना, इसको वापस से रिपीट करते हैं ताकि शॉर्टकट में हम लोग किसी भी सवाल को जल्दीबाजी में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करना है, वीडियो को पॉज करके आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो इसमें एक शॉर्टकट हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है। तो बोलेंगे इसमें बहुत आता है सवाल, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे काफ़ी पूछा जाता है सवाल। तो देखो लिख रहे हैं फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन 9 मिनट फाइंड द टाइम इन विच 25% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, T इज इक्वल टू A0 माइनस A/K, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब हम बोलेंगे देखो ध्यान से, T क्या निकालना 50%, और हम यहाँ लेट कर लेंगे क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 को 100, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मान लेंगे 100, तो बोलेंगे यहाँ 100 हो गया, और ये क्या फाइनल कंसंट्रेशन जो बचा हुआ है। तो अगर 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना होगा, 50 से बचा होगा अपॉन K, यानी कि क्या आया 100 में से 50 जाके 50/K। तो ध्यान से सुनो, जब T 50% किए तो क्या आया 50/K। सिमिलरली जब T हम 25% निकाल रहे हैं तो क्या निकालेंगे 25%, तो बोलेंगे T 25% का मतलब क्या हुआ कि 25% रिएक्शन, T 25% का रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना 75 बचा कि नहीं, और वही तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट कंसंट्रेशन जो बच जाता है। बात को समझ में आ रही है, T 25% का मतलब हुआ कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, तो ये बचा हुआ कंसंट्रेशन को यहाँ लिखते हैं। तो इसको घटाओ कितना आ जाएगा 25/K। तो देखो यहाँ जब 25 लिखे यहाँ भी 25 आया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। हमको निकालना क्या है बोलो, 25% निकालना है, तो T 25% अपॉन में क्या करेंगे T 50%। तो 25% का वैल्यू क्या है 25/K, 50% का वैल्यू क्या है 50/K, कट जाएगा तो 1/2 आएगा। देयरफॉर T 25% का वैल्यू कितना होगा 1/2 इंटू T 50%, 1/2। T 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 मिनट दिया हुआ है, तो काटेंगे तो 4.5 मिनट। देखो ये हम देख के भी बना सकते थे सवाल को, अगर 50% कंप्लीट होने में 9 मिनट लगा है तो उसका आधा कंप्लीट करने में कितना लगेगा, समझ आया। 50% कंप्लीट होने में अगर 9 मिनट लग रहा है, बात को समझो, 50% कंप्लीट होने में अगर मतलब ये 100 है, यहां से 50 आए तो यहां कितना लग गया 9 मिनट, है ना। तो बोलेंगे 9 मिनट लग रहा है, हाँ, तो बोलेंगे 25% कंप्लीट होने में मतलब इसका जस्ट आधा, तो इसका जस्ट आधा करेंगे तो हमको तो मालूम है ये यूनिटरी मेथड को फॉलो करता है, तो इसमें 9 लगा तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 4.5 मिनट। यहाँ से भी सवाल को बना सकते हैं, यानी कि जब 25 पे मतलब 25 हो गया तो बचा कितना 75, समझ आ रहा है कि बचा कितना 75। तो यहाँ जो लिखते हैं ना वो वाला अमाउंट लिखते हैं जो नीचे से होता है, यहाँ पर जो नीचे से होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। तो कहानी आई होप समझ में आया होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा इसके ऊपर हम लोग करेंगे, इसको नोट कर लेना अच्छे से। वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है, तो आगे हम इसको और थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं, हम जो टर्म है उसको समझ लेंगे ताकि ये चैप्टर, ये जो लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेना है। आई होप समझ में आया होगा चीज़ कैसे कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग,
ट्रायंगल बना के कैसे समझते हैं चीज़ को, या यहाँ पे क्या मतलब है, कितना % रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इस बात को भी आई होप समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे आगे हम लोग एक टर्म समझते हैं हाफ लाइफ। क्या समझते हैं? हाफ लाइफ। ये क्या है देखो ध्यान से, इट इज द टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज reduced to 1/2। क्या मतलब है? ये वो समय, देखो हाफ लाइफ, लाइफ का मतलब होता है समय, ये वो समय है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी रिएक्टेंट का है वो आधा समाप्त हो जाए, है ना, वो आधा समाप्त हो जाए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2। या इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? इट इज द टाइम इन विच 50% of the reaction gets completed। समझ में आ रही है बात? ये वो समय है जिसमें 50% रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वो समय है, हाफ लाइफ, जिसमें हमारा कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे तो आधा हो जाए, यानी कि आधा बच गया, आधा खत्म हो गया। या इसको दूसरे शब्द में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हमारा हो चुका है, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ये हाफ लाइफ का हमसे वैल्यू पूछा जाता है, ये हाफ लाइफ का वैल्यू क्या होता है? तो बोलेंगे देखो हाफ लाइफ का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, T इज इक्वल टू A0 माइनस A/K। बोलो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम लोग ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से जानते हैं, T इज इक्वल टू A0 माइनस A/K, जो कि हम लोग रिलेशन निकाले थे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का इंटीग्रेट करके। ठीक, तो अब एक बात बताओ, टी हाफ का मतलब, कि हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? टी हाफ, इसको डिनोट करते हैं T1/2 से। T1/2 का मतलब क्या है कि अगर हमारा समय T1/2 हो जाए, टी हाफ हो जाए, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन, वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर A0 माइनस A0/2। देखो ध्यान से, ये हमेशा लेफ्ट कंसंट्रेशन होता है, समझना बात को, समझना। बोलेंगे ये बचा हुआ कंसंट्रेशन, खत्म कितना होता है? 50%, जो है उसका 50% खत्म हो जाता है। तो इनिशियल था कितना? 100%, उसका 50% खत्म हो जाना, यानी कि क्या करेंगे? 50/100 गुना A0। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? A0/2। समझ में आ रही है बात? तो ये वो समय है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 1/2 हो जाए। तो क्या कि अगर हमारा समय हाफ लाइफ के बराबर हो, जिसको हम लोग T 50% भी बोलेंगे, अगर समय हमारा T हाफ हो जाए तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? तो बोलेंगे ये तो हमेशा बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है ना। तो अगर इनिशियल 100 है तो 100 का 50% खत्म हो जाए, तो 100 माइनस 50/100 इंटू 100 इंटू A0 करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब इनिशियल जो है उसका 50% खत्म हो जाए। इनिशियल मान लो 100 है, उसका मान लो 75% खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 25 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वही तो करना है, इसका 50% खत्म हो जाए, तो 50/100 इंटू A0, इनिशियल का 50%, तो A0 माइनस इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा? A0/2। समझ में आ रही है? इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो T हाफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? A0 माइनस A का वैल्यू कितना रखेंगे? A0/2 अपॉन में K। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A0/2K इसका वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से वो क्या पता चला? T हाफ का वैल्यू कितना होगा? A0/2K। टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? A0/2K, है ना। तो ये वो समय है जिसमें हमारा रिएक्शन आधा कंप्लीट हो चुका होगा, 50% कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इसको समझने के बाद इसके ऊपर हम कुछ और गहराई से चीज़ को समझते हैं, तब बोलेंगे हमारा ये लेक्चर फुल्ली कंप्लीट हो पाएगा। तो इसको लिख लेना है। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? ये वो समय है जिसमें 50% रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। फॉर्मूला क्या आता है? A0/2K। तो देखो हम लोग शुरुआत में जब इंटीग्रेशन करके उस ग्राफ को लाए थे, ये वाला इक्वेशन A इज इक्वल टू A0 माइनस KT, जहाँ पे स्लोप था इसका -K। इधर हम बात किए थे कंसंट्रेशन का और इधर बात किए थे टाइम का। तो ये समय मेरा कितना आया था? तो बोलेंगे सर A0/K आया था। ये क्या था? 100% कंप्लीशन टाइम था।
अभी 50% कंप्लीट, मतलब समझो ये अगर A0 है तो ये 50% कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए बोलो, 50% कंप्लीट हो जाए। तो चूंकि ये कैसा लॉ को फॉलो करता है, सिमिलर ट्रायंगल वाला, मतलब अगर 50% में जितना लग रहा है तो 100% उसका डबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे 50% कंप्लीट हो जाए, ये A0 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ना, A0 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 50% कंज्यूम हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये A0/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये A0/2 बचेगा। क्लियर है? तो ध्यान समझना, अगर यहाँ से यहाँ तक के समय में हमको कितना लग रहा है, ये क्या है, तो बोलेंगे सर T 100% है। क्या है, T 100%, और हमको निकालना क्या है, T 50%, यानी कि हाफ लाइफ T 50%। हम तो हमेशा बोलेंगे जीरो ऑर्डर जब भी आ जाएगा तो ये सिमिलर ट्रायंगल लगा के सॉल्व कर लो। क्या कहानी सब कुछ पिक्चर क्लियर है ना? तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हुआ, A0, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, A0, जिसको हम A0 लिख रहे हैं। अब अगर हमारा 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब A0 का 50% खत्म हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, तो बोलेंगे ये रिमेनिंग अमाउंट A0/2। तो ये A0/2, तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, A0/2 होगा कि नहीं होगा। ठीक, हमको ये T 100%, देखो 100% का मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट हो जाए, कंसंट्रेशन फाइनली 0 हो जाए रिएक्टेंट का, ये हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है, हमको निकालना क्या, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालना है। तो क्या हम ट्रायंगल नहीं लगा सकते हैं, छोटा वाला और अपोन में बड़ा वाला, तो इसको नाम दे देते हैं, A नाम दे देते हैं, ये B नाम देते हैं, ये C नाम देते हैं, ये D और ये E। ठीक है, तो हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं कौन सा बोलो, A, D और B, और दूसरा कौन सा यूज कर रहे हैं, A, E और C। कौन से समझना थोड़ा सा, कौन यूज कर रहे हैं, A, D, B छोटा वाला, और ये पूरा बड़ा वाला A, E, C। तो बोलो छोटा वाला में क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बड़ा वाला का परपेंडिकुलर कितना है, A, E है। छोटा वाला का परपेंडिकुलर अपॉन में बड़ा वाला का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये छोटा वाला का बेस DB अपॉन में बड़ा वाला का बेस कितना है, EC है। ठीक, AD का वैल्यू कितना है, बोलो AD का वैल्यू है A0/2 है कि नहीं है, और AE का वैल्यू, तो बोलेंगे सर A0 है। DB का वैल्यू तो हम लोग DB कहाँ गया, ये DB मतलब यही ना, DB तो यही इसी के बराबर है ना, हमको यही तो लेंथ निकालना ये वाला, या यहाँ से इसको अगर E है F मान लो, तो DB और EF का तो वैल्यू बराबर है ना, DB, चूंकि ये दोनों E क्या पैरेलल लाइन है ना, तो DB बोलो चाहे EF बोलो, उसी को तो T 50% बोल रहे हैं। तो T 50% का वैल्यू हमको निकालना है, DB का मान जो कि हमको पता नहीं है, और AE का मान तो हमको पता है कितना है, A0/K पता है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो, T 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे देखो ध्यान से, ये दोनों कटेगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, ये दोनों कट के कितना बचेगा, 1/2, इधर क्या बचेगा, T 50% अपॉन में A0/K इम्प्लाइज, यहाँ पे T 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बोलेंगे सर A0/2K। समझ में आया? तो T 50% का वैल्यू हो जाएगा A0/2K, जो कि अभी हम लोग लिखे थे फॉर्मूला से, इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन ये वाला होता है यहीं पे भर के हम लोग लिखे थे। तो A0/2K वहाँ वैल्यू आया था, और 100% कंप्लीशन टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका 2 गुना A0/K, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 20 मिनट लग रहा है तो इसका जस्ट डबल लगेगा 40 मिनट। समझ आ रहा है? 50% रिएक्शन को होने में अगर 20 मिनट लग रहा है तो 100% रिएक्शन को खत्म होने में, मतलब 100% रिएक्शन को हो जाने, कंसंट्रेशन को खत्म होने में उसका जस्ट डबल टाइम लगेगा। कहानी क्लियर है? तो चलो इस चीज़ को भी लिख लिए। फाइनली एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस रिएक्शन को, इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो मेरे समझ से इसको लगाना है हमारे कॉन्सेप्ट को, सिमिलर ट्रायंगल वाला। इससे जीरो ऑर्डर का कोई भी फॉर्मूला हमको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ 50% ऑफ द reaction gets completed in 5 minutes, then find the time for पहला 75%, then find the time for completion of पहला
75% ऑफ द रिएक्शन और दूसरा 100% ऑफ द रिएक्शन। समझ में आई बात? तो बोलेंगे बहुत सारा मेथड है हमारे पास, बहुत सारा मेथड है, अब तो सीख चुके हैं। बोलेंगे पहला लगा लेते हैं क्या, T 75% अपॉन में T 50%, वो अपना शॉर्टकट वाला मेथड। तो T 75 का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 75/K। T 50% का वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 50/K। सॉल्व करने पे ये 3/2 आएगा। तो देयरफॉर T 75% का मान निकालेंगे तो 3/2 इंटू T 50%। T 50% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5। तो कटाएंगे यहाँ से 2 से, 2.5 बार में 2.5 दिया 7.5 मिनट। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा? पहला का आंसर हो गया। दूसरा T 100% अपॉन में T 50% हमको दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/K। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/K। सॉल्व करेंगे तो 2 होगा। देयरफॉर T 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 इंटू T 50%। 50% का वैल्यू कितना दिया, 5, तो हो जाएगा 10 मिनट। समझ में बात आया कि नहीं? कितना हो जाएगा, 10 मिनट। इस शॉर्टकट को लगा करके हम कोई भी सवाल को जीरो ऑर्डर में बना सकते हैं। ये शॉर्टकट आया कहाँ था, तो कहाँ से था, तो इसको हम पहले समझ चुके थे। ठीक है, बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के भी हम सवाल को समझ सकते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का सवाल लगा के हम ये 2 नंबर में अप्लाई करके समझते हैं। 2 नंबर में कैसे अप्लाई किए होंगे, तो उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। इसको नोट कर लेना है, और बाकी हम लोग अपने फॉर्मूला से तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो बोलेंगे सर 2 नंबर को अगर हम सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, तो इसको इधर हम टाइम का एक्सिस बना रहे हैं, इधर क्या बना रहे हैं, कंसंट्रेशन का एक्सिस। ये हमारा ऐसा ग्राफ है। हम शुरुआत का कंसंट्रेशन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 50% रिएक्शन कितने में कंप्लीट हो गया, बोलो 50%, यानी कि 50% यहाँ से यहाँ तक क्या है, 100 है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 100 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ होगा, तो बोलेंगे सर 50। 50% रिएक्शन, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ ख़त्म होने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जब रिएक्शन, इतना रिएक्शन का कंसंट्रेशन जब रिएक्टर का कंज्यूम हुआ होगा, तो हमको समय कितना लगा होगा इसमें यहाँ से आने में, तो बोलेंगे समय लगा था हमको 5 मिनट। तो बोलेंगे जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0। तो हमको समय कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ जब हमारा 5 मिनट है, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, डबल होगा कि नहीं होगा, 10 मिनट। समझ में आया बात कि नहीं आया? यहाँ से यहाँ तक 50% कंज्यूम हो रहा है, उसमें समय कितना लग रहा है, 5 मिनट। तो पूरा जब कंज्यूम होगा तो समय कितना लग जाएगा, 10 मिनट। समझ में आ रही बात कि नहीं? जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला भी से भी समझे थे कि T 50% का वैल्यू होता है A0/2K, A0/2K, और T 100% का वैल्यू कितना है, A0/K। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, T 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T 50%। समझ में बात आया कि नहीं आया? T 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50%। वहाँ से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ से भी। बस हमको एक ही बात जाते जाते ये समझा रहे हैं कि जब भी हमको बोलता है ना 50% या 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है 50% कंप्लीट हो चुका है, तो ये रिमेनिंग अमाउंट 50 होता है, और ये 50 कंप्लीट हो चुका है। ये 50 कंप्लीट होने में, मतलब समझो यहाँ से यहाँ जाने में हमको कितना समय लग गया, यहाँ से यहाँ जाने में, तो बोलेंगे सर इतना समय लग गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ जब यहाँ जाएंगे तो उसमें कितना समय लग जाएगा, यही हमको निकालना होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को। इसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर सेम कहानी समझेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन और रेट के बीच कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, और बोलेंगे सर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, तो बोलेंगे ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसका ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट बनता है, इसका ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट बनता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मेरा छूट गया, जिसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, ध्यान आ गया है। तो बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ छूट गया मेरा, है ना। तो बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का ग्राफ छूट गया है। हाफ लाइफ को बना लेते हैं हम लोग, हाफ लाइफ को हम लोग बना लेते हैं। जैसे कंसंट्रेशन वर्सेस रेट, ये रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का बनाए थे, उसी प्रकार कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनाए थे, उसी प्रकार यहाँ पे हाफ लाइफ जिसको हम T1/2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे सर इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच अगर ग्राफ बनाए तो अभी हम लोग रिलेशन क्या पढ़े हैं, T12 इज इक्वल टू A0/2K पढ़े हैं ना। तो बोलेंगे सर यहाँ T12 हमारे कंसंट्रेशन से कैसा डिपेंड
डिपेंडेंसी रख रहा है, तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो बोलेंगे ग्राफ अगर बनाए y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना है, 0 है ना, y इंटरसेप्ट कितना है, 0, इसका मतलब ग्राफ हमारे ओरिजिन से पास करेगा। और स्लोप इसका क्या है, 1/2 के पॉजिटिव है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव हो और वो ओरिजिन से पास करे तो ये ग्राफ बन जाएगा किसका, तो बोलेंगे t½ इज इक्वल टू a0/2k का। तो इसका स्लोप क्या हुआ इस लाइन का, 1/2k, जो कि एक पॉजिटिव स्लोप है क्योंकि k तुम्हारा पॉजिटिव होता है। थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो ये ग्राफ किसका बना, t½ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है। उसी प्रकार t 100% का ग्राफ भी बना सकते हैं, वो क्या होता है, a0/k होता है, तो उसका ग्राफ हमारा a0/k होगा, तो इससे ऊपर स्लांट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा उसका स्लोप होगा, उससे ज़्यादा एंगल होगा, क्योंकि वो a0/2k है, वो a0/k होगा, तो इससे ज़्यादा वैल्यू होगा। स्लोप इसका 1/2 है, 1/2k है, उसका स्लोप कितना होगा, 1/k। तो अगर हम t 100% का बनाए तो इसका क्या आता है, a0/k, तो इसका स्लोप कितना होगा, तो बोलेंगे सर इसका स्लोप होगा 1/k। समझ में आ रही है। तो ये किसका ग्राफ है, तो बोलेंगे सर ये 100% कंप्लीशन टाइम का ग्राफ है, ठीक है। यहीं पे बना दिया, हालांकि इसमें नहीं बनाना चाहिए था, हमको t 100% वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना चाहिए था, यहाँ पे सी बना दिए हैं। तो फिर से बना देते हैं इसको, यानी कि t 100% अब वर्सेस a0 के बीच का ग्राफ बनाएंगे हम, तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, t 100% इज इक्वल टू a0/k का। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1/k हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू।